चलिए सर, नया लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं अपन। सर चैप्टर का नाम कैपिटल गेन आप लोगों को पता होगा। सर नई चीज़ क्या कर रहे हैं अपन लोग अभी? सर जो एकदम नई चीज़ कर रहे हैं अपन लोग वो है, मैं आवाज़ बरोबर आ रही है मेरी? चलिए सर, जो नई चीज़ कर रहे हैं वो है कि क्वेश्चंस कर रहे हैं। सर काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे क्वेश्चंस नहीं जम रहे हैं। आज मेरे को पता है कि कुछ कुछ टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं भी जम रहे होंगे क्योंकि चीज़ें अपनी अभी भी पूरी तरीके से हुई नहीं है। तो अभी जितने क्वेश्चन हो सकते हैं अपन उतने क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना जम रहा है कितना जम नहीं रहा है। पक्की बात है। चलिए तो आप लोग नोट्स पे आ जाइए अपने। अगर आप लोग नोट्स पे आ चुके होंगे, नोट्स पे आ गए आप लोग, तो सर अपन पहुंच जाते हैं पेज नंबर 17 पे। हाँ सर, ये इलस्ट्रेशन 1 है। सर पेज नंबर अगर 17 पे आप लोग हो गए तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। इसको होल्ड कर दीजिए। सर ऐसा क्यों? सर क्वेश्चन क्या है देखिए कि ये कुछ केस दिए हुए हैं आपको, तो आप लोगों को इसमें पूछा गया का पीरियड ऑफ होल्डिंग, आपका जो पोहा रहता है वो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे। सर ये मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है। सर क्यों नहीं पढ़ाया, बात समझना। अपन ने पढ़े, अगर मेरे को बताओ मैं गिफ्ट दे रहा हूँ तो पोहा कहाँ से लेता हूँ? सर प्रीवियस ओनर का मैं पोहा लेता हूँ, ये बात अपन ने पढ़े थे। सर अगर मैं बोनस शेयर इशू करता हूँ, सर जब मैं क्या बोनस शेयर इशू करता हूँ तो कैसे? सर जब से वो बोनस शेयर मिले थे तब से लूंगा। बात समझ आ रही? तो सही पूरी तरीके से अपने हर एक केस नहीं हुए, आखिरी आखिरी का थोड़ा थोड़ा टॉपिक बचे हुए, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए बोलूंगा। तो पेज नंबर 16 में था, मैं देख लो आपका जो भी पेज है इसके हिसाब से। तो ये 4.373, तो इसको मैं होल्ड करने बोल रहा हूँ आप लोगों को। फिर अगला आप लोग आ रहे हैं मेरे साथ में पेज नंबर 19 पे। सर ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर इलस्ट्रेशन नंबर 2 को मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने क्यों टिक किया? सर टिक इसलिए किया है मैंने, सर टिक इसलिए हुआ है ये, क्वेश्चन पढ़िए। सर क्वेश्चन क्या बोलता है मैं आपको पहली बार बता दूं, ये सेक्शन 45(2) से रिलेटेड है। सर किससे? सर 45(2). ए इज द ओनर ऑफ अ कार। ए क्या है बेटा? कार का ओनर है। उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। हाँ सर, बिजनेस स्टार्ट किया है। परचेज और सेल ऑफ मोटर कार, उसका नया बिजनेस क्या है? परचेज एंड सेल ऑफ मोटर कार। ही ट्रीट द अबोव कार एज पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑफ न्यू बिजनेस। उसने अपना जो असेट था, जो इसने कार था, उसको क्या मान लिया? स्टॉक इन ट्रेड मान लिया। तो मेरे को और उसने आगे उसको बेच दिया, उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। 1 लाख का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। मेरे को इम्प्लीकेशन बताना है कैपिटल गेन के। तो ये क्वेश्चन बहुत ही वाहियात सा है। मैं और टफ क्वेश्चन आपको बना के देता हूँ, मेरे को 1 सेकंड दीजिए बस आप लोग। आप लोग को मैं बस समझा दूं जब तक ये शुरू हो जाता है। मान लो कि अगर मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन होता, मिस्टर ए हैज अ कार विच ही बॉट इन 1998 फॉर रुपीज 1 लाख, फॉर रुपीज 1 लाख। FMV as on 1/4/2001 is 1,50,000, 1,50,000। ही ट्रांसफर, नहीं, नॉर्मली कार कितनी वो लाइफ नहीं होती तो भी अपन अज्यूम करके चलते हैं। ही बॉट his car his car as stock in trade in 31st of 5th 2015। यहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट लाइन, FMV as on date was 2,50,000। सर नॉर्मली वैल्यू बढ़ती नहीं है कार की, मैं बढ़ा के लिख रहा हूँ। ही सोल्ड अबोव कार इन 31st ऑफ मई ही ले 2019, 1920 का है। कैलकुलेट कैपिटल गेन एंड PGBP इनकम। सर क्या पूछना चाह रहे हो मुझसे? अब देखो सर, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो वो क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं लिया उसका भी रीजन बताता हूँ। तो क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ था।
तो एक क्वेश्चन में अप टू हर चीज का डिटेल है, हर चीज का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए है ये सर कार। सर मैं क्यों बोल रहा, सर सबसे पहले आ जाओ, बाजू में लेके चलता हूँ। सर कैपिटल गेन 45 1, तो कौन सा है 45 1। सर दो चीज देना चाहिए, कैपिटल असेट और सर ट्रांसफर। सर कैपिटल असेट क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन हम देखे थे, एनीथिंग, एनीथिंग अपने बोले थे, वेदर टेंजिबल इंटेंजिबल एक्सेट्रा। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ डेफिनेशन पे, लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को डेस्कटॉप पे, पार्ट 1। सब पार्ट 1, तो आप लोग भी आ जाएंगे, तो दोनों नोट्स को मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। चलिए, तो अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, तो एक कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है मेरे पास में। सर कैपिटल एसेट की अगर मैं डेफिनेशन पे लेके चलूँ आप लोगों को, तो देखो, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी। असेसी के पास कोई भी काइंड की प्रॉपर्टी हो, बिजनेस से हो, प्रोफेशन से हो या ना हो, लेकिन इसके क्या थे, कुछ एक्सेप्शन थे सर। एक्सेप्शन में क्या था, स्टॉक इन ट्रेड, जो चीजों को क्या में यूज करता है सर, वो स्टॉक इन ट्रेड में यूज करता है सर। जो चीजें क्या होंगी उसकी पर्सनल इफेक्ट की होगी, यहाँ पे बहुत बार मार्क करेंगे सर। तो यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, जो भी चीजें किसकी होगी सर, पर्सनल इफेक्ट। तो पर्सनल इफेक्ट होता क्या है, तो पर्सनल मतलब कि जो घरेलू कामों के लिए सर, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन थे। तो एक्सेप्शन क्या था सर, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी वर्क। ठीक है, अब मेरे को बताएंगे सर डेफिनेशन में अगर मैं आऊंगा, तो अगर मैं क्वेश्चन में आऊँ, तो मैं यहाँ पे क्या ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मैं कार कर रहा हूँ। सर कार क्या है, ये मेरा पर्सनल असेट है। तो कार क्या है, मेरा पर्सनल असेट है। और सर अगर आप लोगों को सेक्शन याद आ रहा होगा, तो सेक्शन 45(2), तो सेक्शन 45(2) क्या था, जब अपने आप कैपिटल असेट को आप ट्रांसफर करते हो सर, जब अपने कैपिटल असेट को ट्रांसफर करते हो एज स्टॉक इन ट्रेड, एज क्या, स्टॉक इन ट्रेड। बात समझ में आ रही है। तो सर क्या होता है, क्या हो रहा है, पेन यूज क्यों नहीं कर पा रहा है। तो इन केसेस में क्या होता है, अपन ने सीखे थे कि जिस भी उसमें वो ट्रांसफर कर देंगे एज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो उसका कैसे निकालूंगा मैं, एफएमवी उस दिन का क्या था, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उतना क्या हो जाएगा कैपिटल गेन। और सर स्टॉक इन ट्रेड से फिर पीजीबीपी की इनकम कैसे निकालता था सर मैं, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जिसमें बेचा माइनस एफएमवी, वो क्या हो जाता है पीजीबीपी की इनकम। लेकिन सर पूरा सेक्शन होने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक सेकंड रुकिएगा। तो पूरा सेक्शन अगर मेरे को करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है कि कैपिटल असेट होना। तो जब तक एक कैपिटल असेट नहीं होगा, मैं उसको स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर कैसे करूंगा, बात समझ में आ रही। तो जब तक एक कैपिटल असेट नहीं होगा, मैं उसको स्टॉक इन ट्रेड में, सर मेरे को बताओ, जो मेरा कार है, कार जो है मेरा, क्या वो स्टॉक इन ट्रेड है क्या, सॉरी क्या वो कैपिटल असेट होगा क्या, सर नहीं। तो कार कैसा मेरा ये पर्सनल असेट है, और पर्सनल असेट में बेटा सिर्फ इतनी ही चीजें मानी गई है, सिर्फ इतनी ही चीजें मानी गई है। बात समझ में आ रही है, पक्की बात है। आगे बढ़े, पक्का, आगे बढ़े। सर मतलब कि अगर मेरे पास ज्वेलरी है, अगर मेरे पास में आर्कोलॉजिकल का कुछ है, मेरे पास अगर ड्राइंग का कुछ है, अगर मेरे पास पेंटिंग का कुछ है, स्कल्पचर से, यहाँ पे कहीं पे भी कार दिख रहा है क्या, नहीं सर। और कार मेरा पर्सनल सर, यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि बिजनेस का रहता सर। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कि अगर कोई बिजनेस का है, तो सर वो बात अलग हो जाती है। सर यहाँ पे पर्सनल असेट है मेरा सर, सर ये कैपिटल असेट नहीं है सर। अगर ये कैपिटल असेट नहीं है, तो सर इसको बेचने पे मेरे को कोई भी कैपिटल गेन देना नहीं पड़ेगा। अगर कैपिटल असेट ही नहीं, तो सेक्शन 45(1) में आएगा क्या, सर चार्जिंग सेक्शन में ही नहीं आएगा ये तो किस में नहीं आएगा सर, ये सर चार्जिंग सेक्शन में ही नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों होगा सर, तो क्योंकि चार्जिंग सेक्शन में बोलते हैं कैपिटल गेन होना चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए। सर अगर कैपिटल गेन ही नहीं है, तो सर मैं क्यों बताऊँ, ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा क्या, नहीं। तो सर ये कैपिटल गेन में ही आता नहीं है सर, ये कैपिटल गेन में ही आता नहीं है। बात समझ में आई? यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख सकते हो, इफ असेट वॉज लैंड, लैंड नहीं लिखता तो, क्योंकि फिर मेरे को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वगैरह देनी पड़ेगी। ज्वेलरी, अगर यही असेट मेरा ज्वेलरी होता तो क्या होता, तो अगर ज्वेलरी होता, तो सर ये ज्वेलरी मेरा कैपिटल असेट है। सर क्या ये ज्वेलरी मेरा कैपिटल असेट है, हाँ सर बिल्कुल है सर। इसको मैंने लिया था कितने में, 1 लाख में। सर मेरे को 98 का है,
तो मैं FMV से दोनों में से क्या लूंगा, दोनों में से जो भी ज्यादा रहेगा सर, ज्यादा कितना 1,50,000। 1,50,000 के बाद में सर कौन सी ओर में उसको स्टॉक इन ट्रेड मान रहा हूँ, तो उसको मैं कौन से 2015 में स्टॉक इन ट्रेड मान रहा हूँ, पक्की बात है। तो सर यहाँ पे मेरा FMV क्या हो जाएगा सर, जिस दिन ट्रांसफर किया, मतलब कि ये 2015 में की, 2015 की क्या सर, 2015 की जो मेरी फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी वही मेरी FMV बन जाएंगे सर। कितनी है, 2.5 लाख। तो सर मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो जाएगा सर, 2.5 लाख का हो जाएगा, पक्की बात है। और सर इसमें से माइनस करूंगा EOT, कुछ दिए नहीं है तो क्या मिलेगा मेरे को, नेट सेल कंसिडरेशन 2.5 लाख का, माइनस सर कोआ करूंगा। लेकिन सर आपको दिख गया होगा कि सर इसमें 36 महीने लूंगा मैं। 36 मैंने सर 98 में खरीदा था सर, 2015 में बेच रहा हूं। मतलब कौन सा सेट है मेरा सर, ये लॉन्ग टर्म है। तो कौन सा है, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इंडेक्सेशन मिलेगा सर, आइकोआ लगेगा। तो कैसे लगेगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मेरी 1,50,000। तो 1,50,000 की चीज इनटू सर किससे सर, मेरे को तो इंडेक्सेशन कब तक की मिलेगा सर, तो 2015 में ट्रांसफर किया तो 2015 तक के, तो 2015 का इंडेक्स वैल्यू निकालूंगा मैं सर, डिवाइड बाय तो 100 से होगा। मेरे को 15 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मेरे को दिए हुए कहाँ पे है ये, तो 2015 का कितना दे रहा है 254। तो सर क्या करूंगा, इसको 254 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना आ जाएगा मेरा 1,50,000 इंटू 254 डिवाइडेड बाई 100 से आ जाएगा मेरा 3,81,000। तो मतलब मेरे को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो कितना हो जाएगा, तो 1,31,000 का क्या आ जाएगा, लॉस हो जाएगा। 1,31,000 का क्या हो जाएगा सर, लॉस हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब सर ये लॉस कब मिलेगा मेरे को, कौन से ईयर में मिलेगा सर, क्या ये मेरे को 14-15 में मिलेगा, क्या ये को मेरे को 15-16 में मिलेगा, या सही मेरे को 19-20 में मिलेगा। सर जो भी सही जवाब देगा ना सर, मैं उसको मानूंगा कि ये चैप्टर समझ में आया है। सर ये आपका होगा, सर ये आपका होगा, सर आपका होगा 19-20 में। सर ऐसा क्यों, सर अपन ने पढ़े थे, अगर आप लोग स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो टैक्सेबल होगा कौन सी ईयर में, जब का आपका स्टॉक बिक गया है। जब भी आपका स्टॉक बिकेगा उस साल में अपन इसको टैक्सेबल करने वाले हैं, उस साल में अपन इसको टैक्सेबल करने वाले हैं। तो सर कौन से ईयर में स्टॉक बिका सर, 19-20 में। तो सर टैक्सेबल कब होगा ये, 19-20 में, यानी लॉस का आपको मिल जाएगा। सर PGBP की इनकम कैसे निकालूंगा, सर PGBP की इनकम कैसे निकालेंगे सर, बहुत ईजी है। सर कितने में बिकी, सर वैल्यू तो दिया ही नहीं है। सर मान लो कि मैंने इसको 8 लाख में बेच दिया, 8 लाख में, तो सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, हाँ सॉरी, सर PGBP में सीधा सेल वैल्यू कितना मिलेगा सर, 8 लाख का। तो कॉस्ट कितनी लूंगा, तो कॉस्ट लूंगा जो यहाँ पे मेरी आई फेयर मार्केट वैल्यू निकल चुकी है, जो यहाँ पे मेरे को फेयर मार्केट वैल्यू निकल चुकी है, वो मेरी कॉस्ट रहती थी तो 2.5 लाख की। मतलब इसमें प्रॉफिट आपको कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 8 लाख माइनस 2.5 लाख, 8 माइनस 2.5 ये हो जाएगा 5.5 लाख। यानी कि 5.5 लाख आपको PGBP का इनकम हो जाएगा। तो इसके पहले लेक्चर में कुछ कैलकुलेशन एरर बहुत सारे हुए थे, मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा था, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, पूरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। जितनी भी चीजें समझ में आई वो लिखिए। फिर सर साथ में लिखने पड़ेंगे नोट्स, सर साथ में क्या लिखने पड़ेंगे, नोट्स। सर नोट्स किस तरीके से निकलेंगे, तो आपको पूरा सेक्शन लिखना पड़ेगा एज पर सेक्शन 45 टू सबसेक्शन, एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, when an assessee transfer his personal asset, when, या फिर आप ऐसे लिख सकते, when an assessee transfer his capital asset into a stock in trade, it will be regarded as a transfer as per the capital gain। ये बात है, ट्रांसफर हुआ, बट इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द स्टॉक इज एक्चुअली सोल्ड। समझ में आया सर, इस तरीके से आपको पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद में फिर लिखना पड़ेगा द FMV एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर विल रिगार्ड एज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फिर आपको लिखना पड़ेगा, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडेक्सेशन कब तक मिलेगा, तो जब तक के जिस तारीख में ट्रांसफर हुआ था उसी साल तक इंडेक्सेशन मिलने वाला है, उसी साल में इंडेक्सेशन मिलने वाला है। आई होप आपको बात समझ में आई सर। बहुत सारी चीजें अपन ने पढ़े हैं, काफी सारी अलग अलग चीजें थी जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, पक्की बात है। आगे बढ़े, चलिए सर आगे बढ़ के देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। सर इसी में आ जाते हैं अपन, अम,
तो जैसे कि अपन पढ़ रहे थे, तो इलस्ट्रेशन 2 हो गया। यहाँ पे बोला गया है कि कार को बेचा, कार को स्टॉक इन ट्रेड और 1 लाख का उसको फिर बिजनेस हेड में इनकम है। तो कैपिटल गेन में क्या होगा सर, एग्जाम मेरे को लगता नहीं कि उतना अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें लिख के रखो कि रेफर कॉपी फॉर बेस्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर दिया है, सिंस द कार इज एन पर्सनल असेट, conversion or treatment of same in the stock in trade of his business will not tap by the provision of 45(2), hence A will be not liable to capital gain tax। सर ऐसा एग्जाम में लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं सर। सर अगर ऐसा एग्जाम में लिखोगे तो एक भी मार्क्स मिलने वाला नहीं है सर। ऐसा क्यों? सर जब आपको एग्जाम में लिखोगे सर आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, अ पर्सन हुई, आपको किस, सर ये पूरी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, तो ये लैंग्वेज नहीं लिखनी है, लेकिन आपको इसका क्रक्स लिखना पड़ेगा सर। इसका क्रक्स कैसे होगा सर? एज पर सेक्शन 45(2) व्हेन एन असेसी ट्रांसफर स्टॉक, तो जो आपने समझा है, जो आपने लिखा है, तो इसको थोड़ी सी लॉ की लैंग्वेज में, थोड़े हार्ड इंग्लिश में, सर जो भी बोला आपका पेपर इंग्लिश में, थोड़ा इंग्लिश को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। सर इंग्लिश को कैसे इम्प्रोवाइज करें? सर आपके पास में मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल की जो मॉड्यूल में जो चीजें दी हुई है, जो प्रोविजन दिए हुए, वो रीड आउट करिए। तो जितनी बार रीड करेंगे तो उतना आपको लॉ की लैंग्वेज लिखने में आसानी जाएंगी। सर रीड करिए, समझिए क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको और अच्छे से वो समझ में आएगा। पक्की बात है। तो आपको वही है, कन्वर्जन है तो दो इनकम होती है, एक होती है कैपिटल गेन और एक होती है क्या, बिजनेस। तो कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं? एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन माइनस कोआ, यानी कि एफएमवी जो भी है माइनस कोआ, ये क्या मिल जाएगा आपको? आपको कैपिटल गेन। तो इंडेक्सेशन मिलेगा अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो, अगर वो लॉन्ग टर्म मिलेगा तो, लेकिन कब तक की इंडेक्सेशन मिलेगा सर? जब तक कि उसने ट्रांसफर किया। लेकिन सर टैक्सेबल कब होगा सर? इन द ईयर इन विच द स्टॉक इज सोल्ड। सर इन द ईयर स्टॉक इज सोल्ड, बात समझे? आखिरी का नोट भी इंपॉर्टेंट है, तो साथ में टैक्सेबल रहेंगे, साथ में ही टैक्सेबल होने वाले हैं। बात समझ में? तो तीसरा क्वेश्चन अच्छा है इसका, एक बार वो देख लेते हैं। एक्स है, एक्स ने कन्वर्ट किया अपने कैपिटल असेट को, एक्वायर्ड किया उसने 10 जून 2003 को 60,000 में, इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑन 10th मार्च 2019, तो 19 तक के हुआ। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन इज 5,50,000। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा मेरा? 5,50,000। अब तो आप होशियार हो चुके हो। उसके बाद में माइनस करूंगा कैसे? आई को, क्योंकि सर मेरे को ये अलग से ही दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म है। सर इसमें कौन कौन सी लूंगा सर? 19-20 का लूंगा, और 2003 है, देखो 10 जून, तो 2003 और 4 का लूंगा, 2003 और 4 का लूंगा। पक्की बात है। सर वैल्यू दिखा दो एक बार। सर मेरे को कब कब का लेना है सर? 2003 4, 109 दिख रहा है मेरे को ये कुछ, और सर मेरे को लेना है 15-16। अगला वैल्यू क्या है? 2003 4 और उसने 19 तक यानी 289, 19-20 का है 289, कंफर्म कर लेते हैं। या फिर 19-20 का 289 लिख दीजिएगा, है नहीं पर 289 होता है। ठीक है, तो सर कैलकुलेशन बहुत सिंपल सा हो जाएगा। इधर आ जाओ, इधर समझाता हूँ। तो कहते हैं एफ एम वी कितना है? 5,50,000। माइनस करूंगा सर ईओटी वगैरह, या तो आपको फॉर्मेट पता है सर, ये जीरो हैगा। तो नेट सेल कंसेशन कितना हो जाएगा? 5,50,000। तो माइनस करूंगा आइकोआ, पक्का। तो कितने में खरीदा था उसने? 60,000 का खरीदा था उसने। तो 60 को मैं चेंज करूंगा, तो 60,000 इंटू 289, 289 डिवाइडेड बाय 3 का कितना निकाले अपन ने? 109 था ना? 3 का 109 डिवाइड बाय 109, 109 तो कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करो, 60,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाई 109 से आपको जाएगा ये कितना कुछ आ रहा होगा। पॉइंट वगैरह आप देखोगे, माइनस करो 5,50,000, तो आपका आ जाएगा 3,90,917 रुपये। तो राउंड ऑफ है, आप राउंड ऑफ कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो आपको वही दिया हुआ है, आपको एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं दिया, उसने फिर समझा के दिया हुआ है। सर उसने अगर जो उसको सेल किया स्टॉक इन ट्रेड को 6 लाख में, सर तो कितने सर बिजनेस इनकम कितनी हो जाएगी? सर बिजनेस इनकम होगी 6 लाख माइनस 5,50,000, 50,000 की बिजनेस इनकम होगी। और सर आपकी वाली इनकम होगी 3,90,917 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो एक दोनों ही कौन से साल में टैक्सेबल रहेंगे? तो दोनों ही 19-20 में टैक्सेबल रहेंगे। तो मान लो कि इसने बेचा, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया हो तो 2017 में, तो सर इंडेक्सेशन कब तक के लेता? सर 2017 तक का इंडेक्सेशन लेता। लेकिन सर इसी चीज को मैं टैक्सेबल कौन से साल में करता? सर 19-20 में ही करता, क्योंकि जब भी मेरा क्या बिकेगा, तो जब भी मेरा असेट बिकेगा, स्टॉक बिकेगा, तभी मैं उसको टैक्सेबल करने वाला हूँ। बात समझ में आई?
पक्का। आगे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर चुके हैं अपन लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 30 पे आ जाओगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो क्या बोलना चाहता है इलस्ट्रेशन नंबर 4 समझना। एम हेम उसका 2000 शेयर है एबीसी कंपनी के, वो अमलगमेट हो गई है। ओके, इसको भी होल्ड कर दीजिए। तो ट्रांसफर की डेफिनेशन में पढ़ेंगे अपन लोग इन डिटेल अच्छे से, तो इसको होल्ड करके रखिए। सर ये सारे लेक्चर्स आज ही अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला था 26 तक के मैं अपने तरफ से अपलोड कर दूंगा, तो मेरी तरफ से 26 को अपलोड हो जाएंगे, फिर आपको कल के कल में इसको देखना पड़ेगा। तो पेज नंबर 34 पे आ जाएंगे अपन लोग। हाँ सर, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा पढ़े भी अपन ने। पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैपिटल गेन विल अराइज, टैक्स लाइबिलिटी अराइज होंगी कि नहीं होंगी अपन को बताना है। मिस्टर ए है, उसने परचेज किया गोल्ड 1970 में 25,000 का। प्रीवियस ईयर 1920 में उसने अपने सन को गिफ्ट कर दिया, बेटा गिफ्ट किया सन को एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो एफएमवी उस दिन का है 1 लाख। मेरे को बताओ, जब मैं गिफ्ट कर देता हूँ क्या उसको ट्रांसफर मानता हूँ क्या? नहीं सर, उसको मैं ट्रांसफर मानता नहीं हूँ, उस पर कैपिटल गेन निकालता नहीं हूँ। सर आप लोग आगे पढ़ेंगे सेक्शन 56 अदर सोर्स में, जहाँ पे इन डिटेल गिफ्ट के बारे में चर्चा होगी कि कैसे गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी निकाली जाती है, कैसे गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी निकाली जाती है। पक्की बात है सर। सर अभी आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ भी पढ़ना नहीं है सर, इतना समझ के रखिए कि सर जब गिफ्ट होता है तो उसमें कैपिटल गेन लगता नहीं है। सर गिफ्ट होता है तब उसमें कैपिटल गेन लगता नहीं है। आगे बढ़े। सर ये आंसर पढ़ लो। एज पर द प्रोविजन ऑफ 47(3)। सर क्या हमको पूरा याद रखना पड़ेगा कि 47(3)? नहीं सर, सिर्फ सेक्शन नंबर याद करो 47। सर 47 किसका सेक्शन है? सर ट्रांसफर का सेक्शन है। तो किसका सेक्शन है? ट्रांसफर। ट्रांसफर की डेफिनेशन 47 में दी हुई है। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ 47(3) ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट अंडर गिफ्ट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। ऐसा आंसर लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। तो चांसेस है कि आधा मार्क जरूर मिल जाए, जितने अगर 2 मार्क का तो 1 मार्क मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों सर? इसके आगे आपको सेक्शन 56 के बारे में लिखना पड़ेगा। तो सेक्शन 56 कहाँ पढ़ेंगे? तो अपन सेक्शन 56 पढ़ेंगे अदर सोर्स के अंदर। तो कहाँ पे पढ़ेंगे? अदर सोर्स के अंदर। पक्की बात है। सर दूसरा पढ़ते हैं। A house property is purchased by a joint Hindu undivided family is Hindu undivided family in 1945 for a 20,000. It is given to one of the family members in the 1920 at the time of partition. इसको अंडरलाइन करेंगे। At the time of partition of the family FMV and the date of। सर इसको भी मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। तो अगर मैं सच्ची बोलूँ तो अपने कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, बता देता हूँ। सर एक है ट्रांसफर की डेफिनेशन, किसको ट्रांसफर बोलते हैं किसको ट्रांसफर नहीं बोलते। एक है किसका कहाँ से पोहा लेना है। तो हार्डली 5-5 मिनट का काम है, एग्जाम के लिए नील रेलिवेंस, यानी गलती से छोटे मोटे क्वेश्चन में आ गया तो आ गया। सर 54F का एक वो करप्ट हो गई थी फाइल, जो मैंने आपको बोला था, आप सोचो कि क्या होगा, वो छोटा सा बचा हुआ है। 54EE करके एक छोटा सा एग्जामिशन है, वो मेरे से गलती से छूट गया है। और सर 1112 और फिर है सर सरचार्ज। अगर सर टोटल मिनट बोलूँ तो इसमें जाएंगे 10 से 15 मिनट, मे बी 20 मिनट। तो इसमें भी जाएंगे 20 मिनट। तो 54F में जाएंगे 10 मिनट हार्डली। 54E में जाएंगे 5 मिनट। तो इसमें जाएंगे कम से कम 1 आवर। और सर इसमें जाएगा कम से कम 30 मिनट्स। सर एक बार इतना हो गया, सर इतना हो गया तो मैं तो आपको बोल सकता। और सर एक और टॉपिक है बायबैक। सर इसमें जाएंगे मेरे 5 से 10 मिनट। सर इतना टॉपिक अपना बचा हुआ है, बस हार्डली 2.5 से 3 घंटे का अपना लेक्चर बचा हुआ है कैपिटल गेन का। फिर सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो इतना सा संभाल लो, फिर आएगा तो मैं आपको बताते जाऊंगा। चलिए आ जाते हैं। अभी मैं आपको बता देता। तो इसको ट्रांसफर माना नहीं गया है जब। सर किसको ट्रांसफर नहीं माना गया? सर जब बात समझना। अगर कोई अगर कोई एचयूएफ है, वो अपने मेंबर को एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कुछ पैसा देती है। सर इंपॉर्टेंट वर्ड है पार्टीशन। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कुछ पैसा देती है तो उसको ट्रांसफर बोला नहीं गया है। तो यहाँ पे टोटल और पार्शियल पार्टीशन के समय एचयूएफ अगर कुछ पैसा देती है तो उसमें कैपिटल गेन लगता नहीं है। सिंपल सी चीज थी। इसको रहने दीजिए अभी एक बार के लिए, तो जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो पहले 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। एज सच कोई अच्छा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। तो ये पढ़ते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये ट्रांसफर के अंदर ही एक छोटा सा टॉपिक आएगा। ट्रांसफर जो अपन पढ़ने वाले हैं रिवर्स मॉर्गेज।
रिवर्स मॉर्गेज, ये अपन उसमें देखेंगे कि क्या होता है सर। ये रिलेट करता है बागबान, बच्चे छोड़ के भाग गए, क्या करे, सीए के पास जाना था, सीए के पास जाते तो सच्ची सलाह देता। चलो छोड़ो, अपन आगे आते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे पहुंचूंगा मैं, पेज नंबर 35 पे है। मेरे 45 पे आ गया, इसी के नीचे था, सॉरी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये इलस्ट्रेशन 7 वगैरह, ये एक्चुअली छोटी छोटी बातों पे दी है जो चैप्टर में कभी पूछी नहीं जाती, पर इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्पसेस से। तो ये मेरे को, मैं नॉर्मली चैप्टर खत्म हो जाता तब कराता हूँ, तो ये सारी क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं। एक काम करते हैं, अपन बड़े क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, तो भी बड़े क्वेश्चन है जिनका रेलिवेंस ज्यादा है, फिर अपन इधर आ जाएंगे। बात समझ में आ रही? नहीं तो आप इसी पे पढ़े रहोगे, ये ट्रू फॉल्स वगैरह हैं, मुझे ऐसे जो इंपॉर्टेंट लगते नहीं है, अगर सच्ची बोलूँ तो मेरे को ये नहीं कराता। मैं बड़े क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ, वो इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते भी इंपॉर्टेंट भी है। ये सारे छोटे क्वेश्चन अपन बाद में करते हैं, क्योंकि अपने टॉपिक हुए नहीं है छोटे छोटे। तो मैं 53 वाले पीडीएफ पे हूँ, मेरे पेज नंबर आप देख सकते हो 410। तो इसको स्टार मार्क करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। अब सर ध्यान से पढ़िए, अब अपना एक्चुअल क्लास सर अब शुरू हुआ है सर। इसके आगे में 8 इलस्ट्रेशन और हैं सर, 3-4 वो हैं। तो मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा, मेरे को नहीं पता कितने घंटे जाएंगे, मे बी 3 घंटे तो 3-3.5 घंटे जा सकते हैं, लेकिन सर इसमें अपन सब कुछ कवर करने का ट्राई करेंगे। मिस्टर ए है, वो कन्वर्ट करता है अपने कैपिटल सेट को से 50,000 क्या हो जाएगा सर को। आप लोगों का मैं पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा सर। मैं आपको क्या बताने वाला सर, पूरा एग्जाम से बताऊंगा कि आप एग्जाम में अगर आपके हाथ में पेपर आया है तो सर आप किस तरीके से उसको मार्किंग और किस तरीके से चीजें करोगे। बात समझ में आ रही? क्योंकि सर यही जरूरी है, क्योंकि आपको इसी तरीके से मार्क्स मिल सकते हैं, इसी तरीके से मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए सर, तो सर मैं शुरू करता हूँ। सर मिस्टर ए है, वो अपने कैपिटल सेट, सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है आपके कैपिटल सेट, क्योंकि सर अगर कैपिटल सेट होगा तो ही यहाँ पे डेफिनेशन में आएगा, जो डेफिनेशन में आने वाला नहीं है। ये बात समझ में आई? सर उसने अक्वायर किया था कितने रुपए में सर? 50,000 में। सर अक्वायर्ड किया था मतलब उसका क्या हो जाएगा सर? कोआ हो गया सर। कोआ कितना हो गया सर? 50,000 का कोआ हो गया। बात समझ में आ रही है? तब कब किया था? जून 23। तब कब किया था? जून 23 में। तब कब किया था? जून 23। आगे बढ़े सर, इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ओके, तो उसने खरीदा कब था? ये नहीं, स्टॉक इन ट्रेड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2016। FMV as on date of conversion is 4,50,000. The stock in trade was sold for 6,50,000 in the September 2019. What will be a tax difference? तो अगर आप लोगों का अभी जो मैंने जो 5 मिनट पहले अगर आप लोगों को बताया था, अगर आप उसकी तरह से चलोगे तो सही क्वेश्चन अगर 5 मार्क का आता है आपको एग्जाम में, तो सर कम से कम 4.5 से 4 मार्क मिलने चाहिए। तो क्योंकि बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको हर तरीके से आना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ सर। डिटेल ऐसी कि 50,000 का खरीदा था 2003 में। तो उसको कन्वर्ट किया उसने, तो कब कन्वर्ट कर रहा? 2016 में। सर जब कन्वर्ट किया तब एफएमवी कितनी है? तो 4,50,000। सर मतलब कि मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? 4.5 लाख माइनस ईओटी जीरो, तो नेट कंसिडरेशन 4.5 लाख। सर माइनस करूँगा सर 2003 से 2016, तो कितने महीने लगेंगे? सर कैपिटल असेट है, कुछ नाम नहीं दिया है, तो जनरल रूल क्या है? 36 मंथ का। जनरल 36 मंथ का लगा हुआ। सर 36 मंथ से ज्यादा है तो इसमें इंडेक्सेशन मिलेगा। सर इंडेक्सेशन कब तक के मिलेगा, इंपॉर्टेंट ये है। सर देखो 3 साल है, 2003, 2016 और 2019। सर मेरे को तो 2003-4 का मिलेगा, 16-17 का के 19-20 का। सर जिसका सवाल आएगा सर उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ये मानते जाऊंगा मैं, जिसके भी जवाब आएंगे उसको मानना पड़ेगा। सर इसका आंसर होगा 16-17। सर इंडेक्सेशन मिलेगा कब तक के? 16-17 तक। लेकिन सर अगर मैं इसी चीज पे बोलूँ कि उसको टैक्स कब लगेगा, सर टैक्स लगेगा 19-20 पे। सर टैक्स कब लगेगा? 19-20 पे। सर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? सर 19-20 पे टैक्स लगेगा, लेकिन जो इंडेक्सेशन है वो कब होगा? यहाँ पे। सर लॉजिक बता दो सर, मजा आ जाएगा। तो मैंने आपको समझाते समय भी लॉजिक बताया था। ये देखो, मेरे पास ज्वेलरी पड़ी हुई है, ज्वेलरी को आज मैं स्टॉक इन ट्रेड बोल रहा हूँ, तो स्टॉक इन ट्रेड हो गया। तो अगर मैं इसको आज ट्रांसफर बोल दूँ, अगर मैं इसको आज, तो मेरे पास पैसा है क्या इस पर टैक्स भरने के लिए? तो मेरे पास पैसा तो है ही नहीं ना सर। मेरे से पैसा कब लेंगी गवर्नमेंट? जब पैसा मेरे पास रहेगा। तो इसको तो मैंने बेचा ही नहीं सर, सिर्फ कन्वर्ट करा, घर पे पड़ा था उसको दुकान पे लेके आ गया।
तो अभी तक के घर पे पड़ी थी, अब उसको दुकान पे लेके आ गया। सर दुकान पे लेके आया तो पैसा थोड़ी है मेरे पास में सर, अगर पैसा नहीं है आप लोगों के पास में तो सर क्या आप इसको टैक्स कर सकते हो क्या? इसलिए इन्होंने बोले कि सर जब स्टॉक बिकेगा, अब सर स्टॉक बिका तो पैसा आया, अब बोले कि इसमें कैपिटल गेन भी भर और जो पीजीबीपी हुआ वो भी भर। लॉजिक समझ में आया? तो सर यहाँ पे होगा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा ना मैं इरेज कर देता हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। ठीक है सर, अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं आंसर नहीं दिखाता, पहले अपन खुद सॉल्व करते हैं। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना मानूंगा मैं उसका? तो फेयर मार्केट वैल्यू से कितना है? 4.5 लाख। तो ईओटी जीरो हो जाएगा, तो इससे 4.5 लाख। आप लोग ने बहुत एग्जाम्पल करे सर, माइनस करूंगा आइकोआ। सर कितने में खरीदा था? सर 50,000। सर कब तक के मिलेगा? सर 16-17। 16-17 का आपको दिया रहेगा 264। सर 3-4 का भी दिया रहेगा कितना? 109। तो ये कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करेंगे आप लोग मेरे साथ। 50,000 इंटू 264 डिवाइडेड बाई 109। तो ये कुछ आ रहा होगा आपका 1 लाख, नहीं, हाँ, 1,21,100 कुछ आ रहा होगा। 0.91 को मैं वो कर देता तो सर मेरा इसमें कैपिटल गिन आ जाएगा माइनस 4.5 लाख से हो जाएगा 328,900। 328,900 सर, आपको कोई राउंड ऑफ करना चाहे तो आगे राउंड ऑफ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं थी। और सर अगर मैं बिजनेस इनकम की बात करूँ तो इसमें कितने हो जाएंगे बिजनेस इनकम? सर कितने में बेचा उसने आगे? 6.5 लाख में। तो 6.5 लाख माइनस फेयर मार्केट वैल्यू। था फेयर मार्केट वैल्यू कितना है उस चीज़ का? तो फेयर मार्केट वैल्यू था उसका 4.5 लाख। तो कितना हो जाएगा सर? 2 लाख। तो कितना हो जाएगा सर? 2 लाख। इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। तो एक बार कैलकुलेशन दिखा दूँ मैं आप लोगों को। तो ये तो ईजी है पीजीबीपी का। तो इम्पोर्टेंट ये है, इसने देखो राउंड ऑफ कर दिया, पे 1 रुपीज़ लिया है, मैंने सीधा 100 ले लिया था। बाकी कोई भी फर्क आने वाला नहीं है। अब सर क्या इतना सा अगर मैं वर्किंग बनाऊँ, तो इतनी सी वर्किंग बनाओ, क्या टैक्सेबल, क्या मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं सर। सर इसमें मार्किंग रहेंगे, अगर 5 मार्क का है सर 2 मार्क इस पे रहेगा और 3 मार्क सर इस पे रहेगा। सर 3 मार्क इसमें क्यों रहेगा? सर यहाँ पे लिखा हुआ है सर, यहाँ पे आप और अच्छे से कैसे कर सकते हो? एज पर सेक्शन 45(2). सर सेक्शन का नाम हो गया, तो सेक्शन के नाम के साथ में आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। अगर सर सेक्शन का नाम, ये क्लॉज याद नहीं आ रहा है, तो मैं क्लॉज याद करने बोलूंगा भी नहीं आप लोगों को। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के जहां जहां पर अपन ने पढ़े सर, सारे सेक्शन कौन से? सर 45 है सर, सारे कौन से हैं? 45 है। तो आप लोग रेफर 45 कर सकते हैं। तो आपका आंसर बहुत प्यारा सा अच्छे सा बन जाएगा सर। ये बन जाएगा आपका नोट। अगर आपको पहले ये लिखना है, पहले ये लिख दीजिए सर, नोट लिख दीजिए सर। पूरे 5 में से 4, 4.5 और 5 मार्क तो आपके कहीं नहीं गए। बात समझ में आए? पक्का? तो ये कैलकुलेशन में सिर्फ 2 मार्क है, इसलिए मैं बोल रहा इंपॉर्टेंट इतना है। और सर नोट आखिर में वही दिया कि इंडेक्सेशन कब तक मिलेगा? जब तक एसेट को कन्वर्ट किया गया है। बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए सर, और टाइम पास ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ मैं। सर इलस्ट्रेशन नंबर 9। सर वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, मैं इसको कट नहीं करूँगा, चलने दीजिए, मज़ा आएगा, अच्छे से पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 बोलता है सर, 31/2020 को ए ने हैज ट्रांसफर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कोआ आपको याद आना चाहिए सर, कितना होता है मैं नहीं बताऊंगा। ऑफिस प्रोफेशन फॉर अ सेल कंसिडरेशन ऑफ 70,000 एंड इंकर्ड 5,000 से 5,000 है, याद रखना। अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो देखो 5,000 दिया हुआ है। ऑफ सच ट्रांसफर यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड ऑफ। सर कैपिटल गेन सीधी सी बात है सर, सेल्फ जनरेटेड है, कोआ क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? और सर ऊपर से ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको पॉइंट को थोड़ा सा छोड़ के रखो, मेरे उसमें कोई गड़बड़ दिख रही है। अम, इसको थोड़ा छोड़ के रखो, मैं आपको समझाऊंगा। ओके ओके ओके। तो इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्क करना, मैं थोड़ा सा इसको छोड़ रहा हूँ अभी के लिए, मैं आपको अलग से बताऊंगा। सर यहाँ पे प्रोफेशन दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ड एक दिया हुआ है सर, प्रोफेशन। अगर मैं आपको लेके चलूँ, अम, एक सेकेंड रुकना मेरे लिए।
अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे तो एक चीज है जो नॉर्मली एग्जाम में बहुत सारे जितने लोग रहेंगे ना, तो यानी जितने लोग हो सकते हैं एग्जाम में सबके सब यहाँ पे मिस करेंगे। तो जो मिस करेगी वो चीज़ क्या रहेगी, मैं आपको लोगों को अगर मैं बताना चाहूँ तो एक सेकेंड, आपको ना आवाज़ का थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, मैं आवाज़ को कुछ कर देता हूँ। हेलो, हेलो। मेरे को लग रहा है आवाज़ का थोड़ा दिक्कत आ रहा था, अब ठीक हो गया होगा। पता नहीं बीच में आवाज़ आ रही होगी कि नहीं। मैं शुरू करता हूँ यहीं से ही। तो बात ऐसी है कि सब जो गुडविल की बात होती है, तो अगर अपना बिजनेस ट्रांसफर करते हो तो अगर सेल्फ जनरेटेड है तो सर जीरो रहेंगी। सर बिजनेस, इसको मैं और अच्छे से कराना चाहूँ तो सर ये इस तरीके से है कुछ। अम, तो देखो सर, गुडविल, इधर आ जाओ। अपने सर सीधा लिखे थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, याद है? स्पेसिफाइड, अच्छा स्पेसिफाइड। तो गुडविल दो टाइप की होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड और एक होती है सर परचेस्ड। तो अभी अभी केस लॉ आया हुआ है, तो नॉर्मली केस लॉ आपको बुक में दिया हुआ है मॉड्यूल में, लेकिन आपको एग्जाम में अप्लीकेबल नहीं है, इसे मैंने नहीं पढ़ाया था। लेकिन सर क्वेश्चन इसलिए बता देता हूँ। सर सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज होती है। तो सेल्फ में भी दो हो सकती है। अब सर वो बिजनेस का है या फिर प्रोफेशन। सर प्रोफेशन मतलब डॉक्टर वगैरह का। और सर परचेज में भी दो हो सकता है, बिजनेस का है या फिर सर प्रोफेशन का है। सर अगर बिजनेस है तो इसका कोआ क्या लूंगा सर मैं? सर जीरो लूंगा क्योंकि सेल्फ जनरेटेड है। तो यहाँ पे क्या परचेज वैल्यू, यहाँ पे भी क्या परचेज वैल्यू। सर इंपॉर्टेंट केस है ये वाला। सेल्फ जनरेटेड के केस में जो प्रोफेशन की बात होगी, सेल्फ जनरेटेड के केस में जब प्रोफेशन की बात होगी, तो इसका जो ये रहेगा सर, कोआ की बात छोड़ो, तो इसको अपन कैपिटल गेन ही नहीं लगाते सर, इसमें अपन कैपिटल गेन ही लगाते नहीं है सर, इसमें अपन कैपिटल गेन लगाते नहीं है सर। ऐसा क्यों? तो लॉजिक सोचो। तो प्रोफेशन के केस में सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसका आगे अगर अपन बेच भी दे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है ना। तो क्यों नहीं होगा सर? डॉक्टर को मैंने डॉक्टर का नाम से मैंने शुरू कर दिया तो मतलब ही नहीं है। तो डॉक्टर का उसके स्किल्स पे मैटर करती है सर, अब कोई बिजनेस थोड़ी है कि वो अपनी गुडविल खरीद लेंगे। बात समझ में आ रही है? इसलिए ऐसा बोला गया है। इसको आप लोग पढ़ सकते हो आराम से, एक बार ये पढ़ना है। इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट के केस में काफी डिटेल में दिया हुआ है। मैं वापस अपने क्वेश्चन में आ जाता हूँ। सर तो वही दिया कि ट्रांसफर ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ प्रोफेशन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इसलिए बेस्ड अपॉन द, सर जो जजमेंट आया था उस पे है ये। बात समझ आई? आगे बढ़े। सर 9 हो चुके हैं। 10th वाले में जाता हूँ मैं, पेज नंबर 57 पे रहूंगा मैं। अम, ये अच्छा क्वेश्चन तो बोलूंगा इसको मैं, तो इसको अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा पीजीबीपी आपको आना चाहिए सर, थोड़ा बहुत पीजीबीपी आपको आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पीजीबीपी वगैरह भी पढ़ रहे होंगे। सर सिंघानिया और कोहेम सोल प्रोप्राइटर है, उसके बाद में 6 मशीन है, ओन 6 मशीन, पुट इन यूज फॉर बिजनेस इन मार्च 19। सर मार्च 19 में उसने डाला है। मतलब सर 1920 की अगर मैं बात करूँ, 1920 देखते किसकी बात हो रही है। द डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीन इज चार्ज एट 15%। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ दिस मशीन फर्स्ट अप्रैल को कितनी थी सर? 8.5 लाख थी। 3 ओल्ड मशीन वॉज सोल्ड फॉर 11 लाख। सेकेंड हैंड प्लांट वॉज बॉट ऑन 8,50,000 ऑन 30 नवंबर 2019। अब सर मेरे को निकालना है कि इसमें डेप्रिसिएशन कितना आएगा, कैपिटल गेन कितना आएगा, और संघानिया और वो जो को है उसने अगर तीनों मशीन 21 लाख में बेची होती तो क्या फर्क पड़ता है बताना है। तो इसको मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखिए सर, बहुत बार एग्जाम में भी आया है, मेरे ख्याल से 2 एक बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले अपना प्रोफार्मा क्या हुआ था अगर आपको याद होगा, तो ओपनिंग डब्ल्यू प्लस सर परचेस लिखते थे। तो परचेस में दो बनाते थे, बिफोर 180 डेज और आफ्टर 180 डेज। तो अपन लिखते थे अपन वैल्यू ऑफ ब्लॉक, इसमें से माइनस करते थे सर सेल, एक्सचेंज, तो कोई इंश्योरेंस में पैसा डैमेज होके मिल गया, ये सब कुछ माइनस करते थे। तो मिलता क्या था मेरे को? क्लोजिंग वैल्यू ऑफ डब्ल्यू
बिफोर डेप्रीसिएशन, और इसमें से माइनस करते थे अपन डेप्रीसिएशन, मेरे को क्या मिलता था, आफ्टर डेप्रीसिएशन वैल्यू मिलता था। तो ये याद है आप लोगों को, पक्की बात है। तो इसी को मैं आगे बढ़ा के करता हूँ। सर देखो, अगर मैं देखूँ मेरे पास ओपनिंग कितना था सर, 8.5 लाख था। सर डेट भूल जाओ, सर बेचा मैंने 11 लाख की, मतलब कि सर अगर कोई इंसान देखे, सर जो उसने आधा पढ़ा होगा वो क्या करेगा, 8.5 का सर 11 में बेच दिया, तो माइनस फिगर कर देगा कितना, 1.5 और 2.5 लाख का, और सर वापिस ऐड कर देगा फिर वो कितने का, उसने और खरीदा मशीन 8.5 की, ये करेगा वो कुछ। तो मेरे को तो क्या ये सही तरीका है, नहीं सर, क्योंकि एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा एक जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसी तरीके से चीजें होगी। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो जितना परचेज किया ये होगा आपका वैल्यू ऑफ ब्लॉक, इसका नाम क्या है, वैल्यू ऑफ ब्लॉक। से इसमें से माइनस हुआ, इसमें से माइनस हुआ, तो ये बचा आपका क्या, डब्ल्यू डी ऑफ द ब्लॉक एज ऑन, ये डेट को डब्ल्यू डी भी बच गई सर 6 लाख रुपए की। अब सर इस पे लगेगा क्या, डेप्रीसिएशन, इस पे क्या लगेगा सर, डेप्रीसिएशन। बात समझे, सब डेप्रीसिएशन कैसे लगाएंगे, सर 6 लाख का वैल्यू है, परचेज हुआ है 8.5 लाख का, सर सेकेंड हैंड, मतलब कि आपके दिमाग में जो एडिशनल डेप्रीसिएशन आ रहा होगा वो कट हो जाएगा, क्योंकि सर सेकेंड हैंड मशीन है। उसके बाद में सर 6 लाख है, लेकिन सेकेंड हैंड कितने का खरीदा, 8.5 का, मतलब पूरा का पूरा यही है। सर सेकेंड हैंड कब खरीदा उसने, सर 30 नवंबर, मेरा डेट क्या था सर, 5 अक्टूबर है अपने लिए। 5 अक्टूबर के बाद में यानी कि हाफ रेट लगेगा, तो हाफ रेट मतलब 6 लाख पे हाफ रेट, मशीनरी का मतलब कि कितना परसेंट हो जाएगा सर, 7.5%, 7.5 लिख दूँ यहाँ पे मैं, 7.5%। सर ऐसे लिख देगा, सिंस द वैल्यू ऑफ ब्लॉक इज ऑन कंप्राइज ऑफ अ न्यू असेट विच हैज बीन पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days, depreciation is restricted to 50% of the prescribed percent of 15% that is restricted to 7.5%. Therefore, the depreciation allowable for the year is 45,000 being इसका सर क्या आपको ये लिखना पड़ेगा सर, यही तो नोट्स है जो मैं आपको क्लास में बोलता था सर लिखना पड़ेगा। तो हो सके तो यहाँ पे सेक्शन का भी नाम दो, सेक्शन 32। तो सेक्शन 32 के हिसाब से अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज के हिसाब से होता है तो आपको 50% ऑफ डेप्रिसिएशन ही मिलता है। सर अपन ने पढ़ा है ये, सर अब याद आ रही होगी चीजें। तो उसके बाद में प्रोवी दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, कंप्यूट द कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन तो निकलेगा ही नहीं, तो कैपिटल गेन तो निकलेगा ही नहीं ना, पढ़ के देखो, प्रोविजन ऑफ 50। तो कैपिटल गेन कब निकलता, तो जब मेरा वैल्यू ऑफ ब्लॉक, सर वैल्यू ब्लॉक में मतलब कैपिटल गेन कब होता है डेप्रिसिएशन के केस में, सर जब ब्लॉक का वैल्यू जीरो हो जाए, जीरो से कम हो जाए, या फिर सर ब्लॉक के सारे एसेट बिक जाए, ब्लॉक के सारे एसेट बिक जाए, वैल्यू जीरो हो जाए। मैं कहता यार पे ब्लॉक में वैल्यू है, हाँ सर ब्लॉक में वैल्यू, क्या सारे एसेट बिक गए, नहीं सर, तो सर इसमें कैपिटल गेन मिलेगा क्या, नहीं सर कैपिटल गेन मिलने वाला नहीं है। तो ये वही चीज है कि क्या बोलना, प्रोविजन ऑफ 50, यानी कि जब लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन अवेज, कब होगा सर, कि जब वन और सम ऑफ द असेट इन द ब्लॉक आर सोल्ड फॉर कंसेशन मोर देन द वैल्यू ऑफ ब्लॉक, मतलब कि आपका कोई भी असेट अगर ब्लॉक का वैल्यू से ज्यादा बिक जाता है तो कैपिटल गेन होगा। या फिर अगर सारे के सारे असेट क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, या तो सारे असेट ट्रांसफर हो गए फॉर मोर वैल्यू, या फिर सारे ट्रांसफर हो गए लेस वैल्यू, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर लॉस होगा। सर बोलना मतलब क्या बोलना चाहता है कि सारे असेट के ट्रांसफर हो जाने चाहिए। मान लो आपका वैल्यू ऑफ ब्लॉक है, तो 5 असेट है, तो 5 असेट है, वैल्यू है 1 लाख का, मैंने सर 2 असेट ट्रांसफर कर दिए, मैंने 2 असेट ट्रांसफर कर दिए पॉसिट 1.5 लाख में। तो अभी भी कितने असेट है मेरे ब्लॉक में, तो 3 असेट है, तो लेकिन वैल्यू ऑफ ब्लॉक क्या होगा, जीरो, क्योंकि जीरो से कम होता नहीं ब्लॉक वैल्यू का। तो मतलब कि जो 50,000 जो ज्यादा बिके, तो क्या हो जाएगा मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो उल्टा सोचो, सर 5 असेट है 1 लाख के, तो मैंने पांचों के पांचों बेच दिए 80,000 में, तो सर क्या होगा, सर मेरे को 20,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। तो मेरे पास 5 असेट है 1 लाख के, सर मैंने पांचों के पांचों बेच दिए मान लो 1,20,000 में, तो सर मेरे को 20,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। यही तो अपन ने पढ़ा है अभी तक के, यही पढ़ा है कि बच्चा पार्टी आप लोगों ने, हाँ सर यही पढ़ा है। तो सर सिंस इन द फर्स्ट टू केस सेल कंसिडरेशन इज मोर देन द रिटर्न अवेलेबल, कंपटीशन वुड इन द कैपिटल गेन, और थर्ड केस में लॉस आएगा। सर फालतू की चीजें हैं। और इन द गिवन केस कैपिटल गेन विल नॉट अराइज, ये इंपॉर्टेंट है, as asset continue to exist and some of the assets are sold for the price which is less than the written down value of the block। तो बहुत यानी कि लिखा हुआ है, आप लोग इजीली पढ़ के समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है तीसरा केस। तो इम्पोर्टेंट क्यों है कि अगर जो बंदा है उसने 21 लाख में बेचा होता, चीज को कितने में बेचा होता, 21 लाख में, तो समझो मेरे साथ क्या होता। तो इसको मैं पूरा मिटका देता हूँ, मेरे को लगता है आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो मान लो क्या हुआ समझना। सही है, 8.5 लाख ही है, परचेज भी 8.5 का किया उसने, तो वैल्यू कितना हो गया 17 लाख। सर लेकिन उसने एक ही असेट बेचा 21 लाख में, तो वैल्यू ऑफ ब्लॉक यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो क्या 21 लाख माइनस कर सकता होगा, तो एक गलत प्रेजेंटेशन होगा। तो आप लोग यहाँ से 21 लाख माइनस नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा कितना 17 लाख। सर ऐसा क्यों, तो क्योंकि वैल्यू ऑफ ब्लॉक जो है मैंने आपको समझाया था कभी भी लेस देन जीरो हो नहीं सकता, जीरो से कभी भी कम हो नहीं सकता। तो मतलब बाकी के 4 लाख का क्या होगा, तो बाकी के 4 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चुका है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चुका है। बात समझ में आई? ये सर वही चीज़ लिखी हुई है, कहा कह रहे सर ये 21 लाख सेल कंसेशन, ये 17 थे, मतलब 4 लाख का क्या हो गया उसको गेन हो गया। बात समझ में आई? पक्का? बात खत्म। यही क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है, मैंने आपको पवन सारा सर की बुक से भी भेजा था कि क्वेश्चन करना है। आई होप आपको याद आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपन, पेज नंबर 61 है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, आई होप, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी है, करने में मज़ा आता है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें मैंने बोला था कि रिवॉल्यूशन रिजर्व है 3 लाख का, तो इससे ये 12 लाख का हो जाएगा। मेरे ख्याल से अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर आपको इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी पड़ेगी किस तरीके से होती है। तो ये अपने क्वेश्चन में मेरे ख्याल से 19 था, अपने क्वेश्चन में मैंने इसको 19 मान लिया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 19 माना था मैंने, तो इसको भी करके दिखा देता मैं आपको, या फिर इसको होमवर्क करो। अपन ने सेम एग्जांपल जो है उस पर आएगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन पे फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे 2 साल का डेप्रिसिएशन लेके, बाकी कोई फर्क वहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। अपन को असेसमेंट स्लम सेल का क्वेश्चन है, स्लम सेल, इसमें आपको मैं नोट्स दिखा दूँ तो देखो ये सारे नोट्स दिए हुए हैं, ये आपको लिखने पड़ेंगे, पक्की बात है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पेज नंबर 71। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर सी, चूतिया, मिस्टर सी परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस ऑन जुलाई 2017 फॉर 10 लाख। सर रेसिडेंशियल हाउस खरीदा 10 लाख का, उसने कुछ एडिशन किए घर पे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट याद आना चाहिए कितने के 2 लाख रुपए के, अगस्त 17 में ही सोल्ड द हाउस ऑफ प्रॉपर्टी इन 2019, अप्रैल 19 में वो बेच रहा है कितने में 20 लाख में। उसमें जितना भी उसको पैसा मिला उसमें 5 लाख रुपए एक और अनादर हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कर रहा है। तो सर मेरे को बताएंगे क्या सर आंसर, बेटा आंसर नहीं देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से यहाँ पे बताएंगे कि सर कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार में ना आपको 54 सेक्शन याद आना चाहिए, सेक्शन 54 एग्जाम्पशन वाला। तो देखते हैं, तो देखते हैं। तो 10 लाख का उसने खरीदा था, 2 लाख का और किया, अगस्त अगस्त की बात चल रही है, पक्का है। उसने घर बेचा सर अप्रैल में, तो सर ऐसे क्वेश्चन के पहले सबसे पहले चेक करो नेचर, सर लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। तो कब लिया था उसने, जुलाई में, तो सर ये कब होगा, सर ये 17 में लिया था, तो सर 19 में लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि सर रेसिडेंशियल हाउस है, मतलब लैंड और बिल्डिंग, सर मतलब कि 24 महीने, सर 24 महीने जुलाई इसमें, जुलाई 19 में होंगे। लेकिन सर उसने बेच कब दिया, अगर आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि उसने अप्रैल 19 को बेच दिया 20 लाख में। सर मतलब कि ये क्या है, मतलब कि आपको याद आना चाहिए कि सर ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है। सर ये कैसा है, शॉर्ट टर्म है, तो सर इसमें इंडेक्सेशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। मतलब सर सीधी सी बात है, 20 लाख फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन क्या हो जाएगा सर 20L, माइनस करूंगा ईओटी, तो ये क्या हो जाएगा 0। सर नेट सेल कंसेशन कितना होगा सर 18 लाख का, नेट सेल कंसेशन 18 लाख का हो जाएगा। सर माइनस करूंगा सर कोवा कितना है 12 लाख का। सर ये कितना आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ओ सॉरी ये नेट सेल कंसेशन 18 को लिख रहा है तो 20 ही होगा ना। ये कितना रहेगा, ये 20 ही रहेगा, बात समझ में आ रही है। तो सर ये कितना हो जाएगा
तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 8 का हो गया। इंपॉर्टेंट मेरे लिए सर उसने एक और हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिया, एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के एक नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अगर वो विद इन, तो कब लिया उसने, सितंबर 19, मतलब सर 2 साल तक ले सकता था, उसने तुरंत ही ले लिया। तो क्या सर इसको सेक्शन 54 का उसको एग्जम्पशन मिलेगा, क्या सेक्शन 54 का एग्जम्पशन मिलेगा सर? एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा सर, विद इन 2 ईयर्स खरीद लिया, तो सर जितना इन्वेस्ट किया या फिर कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर का क्या मिल जाता था सर मेरे को, एग्जम्पशन मिल जाता था। याद आ रही क्या आपको चीजें बेटा? तो क्या याद आ रहा है आप लोगों को? तो ऐसा कुछ पढ़े थे क्या आपने? हाँ सर, आप हमने पढ़े थे कि कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच, कैपिटल गेन कितना है 8 लाख का, सर अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है सर 5 लाख, तो सर 5 लाख का क्या इसको एग्जामेशन मिलेगा? सर नहीं मिलेगा। सर क्या पागल होगा सर, इतना सारा बता दिया और नहीं मिलेगा? सर नेचर क्या है, नेचर शॉर्ट टर्म है। और सर जैसे ही आप लोग सेक्शन 54 में जाओगे, एग्जामेशन सिर्फ वही असेट को मिलता है जो सर क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। सर एग्जामेशन उसी को मिलता है जो क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। सर यही तो खासियत है सर टैक्स पढ़ने की, सर बारीक बारीक चीजों पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर यहाँ तक क्या आपका एकदम सही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। हाउस 24 महीने के पहले बेचा सर, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। सर इंपॉर्टेंट ये नोट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि सर एग्जाम्पशन ऑफ 54 अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि सर ये कौन सा असेट है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। बात समझ में आई? चलिए सर इसको मार्क करके रखिए, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 13, मेरे पेज के हिसाब से 74। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 75 का हुआ है, अराइजिंग आउट ऑफ बिल्डिंग will be exempt from tax if such capital gain is invested in the bond redeemable after 5 years issued by NHI under section 54 EC. Examine whether the given statement true or false having regard with them. तो सिंपल सी बात है, मेरे को ये सेक्शन लिखना पड़ेगा। सेक्शन कौन सा सर, 54 EC। इसमें मैंने आपको समझाया था कि सर आप लोग अगर बॉन्ड ले लेते हो जिसका 5 साल का लॉक इन है, किसके सर, NHAI, RECL और एनी अदर अथॉरिटी प्रिस्क्राइब है, तो आपको 1 साल में 50 लाख तक का आपको मिल सकता है। 50 लाख तक का कैपिटल गेन आपको एग्जाम्प्ट हो सकता है सर पर, लेकिन क्या होना चाहिए सर, वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो सर ये आंसर पहले तो फॉल्स हो जाएगा सर, क्यों? तो फॉल्स क्यों मिलेगा ना सर, यहाँ पे 75 लाख लिखा है इसलिए फॉल्स हो जाएगा, पक्की बात है। तो सर फॉल्स होगा। 50C इसी में रेस्ट्रिक्ट करके रखा है उसने, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितने में सर, 50 लाख तक के, पक्की बात है। और सर प्रोवाइडेड इन्वेस्टमेंट कब तक की करनी पड़ेगी सर, उसको विद इन 6 मंथ पड़े थे अपन ने। तो सर अगर उसने 1/5/19 को बेचा तो 1/11/19 तक के उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसको 1/11/19 तक इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। ये सारी चीजें अपन ने देखे थे। सर अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक मिनट चाहिए। पेज नंबर 88। पेज नंबर 88 पे आ गया हूँ मैम। तो मेरे को शायद इसमें टैक्स निकालने बोला है इसने, तो इसको रोक देता हूँ क्योंकि मेरा 112A मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, 112A नहीं पढ़ा है, तो भी सर ट्राई करते हैं, मजा आएगा। सर स्टेटस दिया है रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। सर एज पे ध्यान रखना। सर एज पे क्यों बोला सर, इन दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा सर, इसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा सर, इसमें फर्क पड़ेगा क्योंकि बेसिक एग्जामेशन लिमिट कितनी हो जाएगी पर 5 लाख की हो जाएगी, सुपर सीनियर में आ जाता है। सर टोटल इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म, यानी से अदर, अदर इनकम कितनी है इसकी, 2,40,000, इतनी 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 है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है सर, 15,000 फ्रॉम सेल ऑफ वैकेंट साइट। क्या सर ये 112A में आएगा क्या? सर लॉन्ग टर्म है सर, दो होते हैं 112A और 112। सर इसमें वही आएंगे सर जो उसमें STT पेड इक्विटी शेयर्स, सिर्फ अभी के लिए थोड़ा सा बता देता हूं, जो मेनली क्वेश्चन में पूछा गया होगा, STT पेड इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो सर ये तो वैकेंट लैंड है तो नॉर्मल लगेगा सर, 15,000 है, 2,40,000 इस पे लगे। तो इसका बेसिक एग्जामेशन कितना रहेगा सर, 2,50,000 का रहता है, 2,50,000। तो ये कितना तो सर अनएग्जॉस्टेड लिमिट कितनी बचेगी सर, 10,000 की। सर 5,000 पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा सर, कितने रेट से लगेगा सर, रेट लगेगा 20%। सर 20% क्यों लगेगा सर, 20% क्यों लगेगा?
क्योंकि सर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट का रेट ही कितना है 20% होता है। बात समझ में आई? तो 5,000 पे 20% आपका आ जाएगा 1,000 रुपये, मतलब इसमें टैक्स कितना हो जाएगा सर 1,000 रुपये का टैक्स आ जाएगा। ये देखो सर बेसिक एग्जाम्पशन 20,000 की, असेट कौन सा सोल्ड है वैकेंट लैंड, तो लॉन्ग टर्म कितना हुआ है 15,000 का। सर अदर इनकम कितनी 2,40,000, मैंने आपको ये 1,000 निकाल के दिखाया सर, अदर पे कुछ मिलेगा नहीं सर, इसको रिबेट मिल जाएगा सर 4,00,000 सर 2,00,000 कुछ की इनकम है तो सर रिबेट मिल जाएगा सर, है ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो ये भी जीरो। बात समझ में आया? पक्की बात है, आगे बढ़ते हैं। सही नॉन रेसिडेंट उसकी बेसिक एग्जाम्पशन होंगी 2,50,000 की, टोटल इनकम 280 की है, 10,000 की फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, ऐसा 112 ए वाली इनकम है, 112 ए वाली इनकम है। तो नॉर्मली इसको मैंने अभी बताता नहीं हूँ, पहला केस में कोई इजी लग रहा था इसलिए मैंने बता दिया, एक बार ट्राई करो शायद तुमको जम जाए, शायद तुमको जम जाए। ये एक बार मेरा टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद में इसको मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा, डिटेल में आपको समझा दूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चन रहेंगे, आराम से हर चीज को धीरे धीरे पढ़ के सॉल्व करना है, तो इसको हर चीज के अपन को पढ़ना पड़ेगा। टोटल 1 2 3 4, तो 4 ही क्वेश्चन है, चलो ट्राई करते हैं। इसमें नोट खासियत है क्वेश्चन की, इसमें अच्छे से नोट्स दिए हुए, वैसे ही नोट्स आपको एग्जाम में भी बनाने हैं, वैसे ही नोट्स आपको एग्जाम में भी बनाने हैं। तो मिस्टर मिथुन एम 100 इक्विटी शेयर है, उसके बाद में गुड मनी के 145 के 1,000 रुपए के रेट से पब्लिक इशू में मिला था और एसटीटी पेड है। कंपनी ने अलॉट के लिए बोनस शेयर 1:1 का रेशो, मतलब कि बेटा क्या 100 इक्विटी शेयर थे, मतलब 1:1 का रेशो, मतलब और 100 शेयर उसको किसमें मिल गए बोनस में मिल गए, और 100 शेयर बोनस में मिल गए। तब कब मिले 1/12/2018 को मिले। डिविडेंड 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से मिला है, कब मिला सर 1/5/19 को, ठीक है। ही हैज सोल्ड ऑल द शेयर, सर 10 रुपये के हिसाब से पर शेयर कितने में मिला होगा सर टोटल उसको मिला होगा 2,000 शेयर पे, क्योंकि सर बोनस भी मिल चुका है। He has sold all the shares on 110.19 at the rate of 4,000 per share through a recognized and paid a brokerage of 1% and STT 0.02 to celebrate his 75th birthday। तो 75th क्यों दिया हुआ है, ताकि आपको उसकी एज पता चल सके। तो ये किस में आएगा सर, तो सीनियर सिटीजन में आएगा। फिर कंप्यूट द टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी 2021 के लिए, अज्यूमिंग दैट ही हैज नो अदर इनकम अदर देन द फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है 2,000। फेयर मार्केट से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले सेल कंसिडरेशन, सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालूंगा सर, 2,000 शेयर्स बेचे 4,000 के रेट से, 2,000 शेयर बेचे, नहीं सॉरी 2,000 नहीं, मैं गड़बड़ की, इरेजर, सही गड़बड़ है। अब सर यहाँ पे जैसे कि उसने कितने शेयर बेचे सर, ध्यान देना, तो उसने 2,000 शेयर बेचे, एक ओरिजिनल शेयर और एक कौन से बोनस शेयर। तो अगर ओरिजिनल कब परचेज किया था उसने सर 2005 में, 2005 में, लेकिन सर उसने बोनस कब लिया तो 2018 में मिले, और सर 2019 में बेच रहे हैं। सर 2005 से, यानी कि जो ओरिजिनल वाले हैं ये क्या होंगे सर लॉन्ग टर्म होंगे, और सर ये जो बोनस है वो क्या होगा सर शॉर्ट टर्म होगा, क्योंकि लेस देन 12 मंथ्स है, क्योंकि लेस देन 12 मंथ्स है। पक्का? अगर नहीं समझ में आया तो ईयर के हिसाब से समझा देता हूँ। इरेजर लेके 1 मिनट रुक जाना सर। सब कुछ उड़ा गया है मेरा, समझ लेना। तो चीज़ क्या है सर, 2005 में उसने 100 शेयर्स लिए, कितने शेयर 100 शेयर। तो 2018 में दिसंबर में उसको 100 शेयर और मिले, और सर उसने 10वां महीने मतलब अक्टूबर 2019 में 200 शेयर बेच दिए। पक्की बात है, तो मैं कहता हूँ इसमें 200 में से 100 तो इसने ये वाले बेचे। सर 2005 से 2019 मतलब ये 100 क्या है लॉन्ग टर्म है। लेकिन सर जो दो बोनस शेयर मिले थे 100 शेयर, वो दिसंबर में मिले। सर ये लॉन्ग टर्म बनने के लिए सर अगर दिसंबर में बेचता तो बात होती, तो इसने कब बेच दिया सर अक्टूबर में, मतलब कि लेस देन 12 मंथ। तो सर बोनस वाले क्या हो गए सर मेरे, तो शॉर्ट टर्म हो जाएंगे। बोनस वाले शेयर कौन से हो जाएंगे सर मेरे, शॉर्ट टर्म हो जाएंगे। ये बात समझ में आई सर क्यों शॉर्ट टर्म हो गए।
हाँ सर, समझ में आ गया। आगे की बात करें, अम, तो सर उसके बाद में सर देख लेते हैं। सर 100 शेयर बेचा उसने 4,000 के, सर 4 लाख रुपए हो जाएंगे। सर पे शॉर्ट टर्म में उसने 4,000, 4 लाख हो गए। सर ब्रोकरेज 1%, सर इसका 1% 4,000, इसका 1% कितना, 4,000। ये बात समझ में आई। तो उसके बाद में एसटीटी दिया हुआ है आप लोगों को। सर अगर आप लोग इसको ऐड या फिर लेस कर रहे हो, इसको अगर आप लोग ऐड या लेस कर रहे हो, तो मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको इस जगह समझाया था, अगर ब्रोकरेज परचेज के समय लेते हो तो सब कोआ में ऐड होता है, अगर सेल के समय कर रहे हो तो वो ईओटी के नाम से दिखाया जाता है, और सर अगर एसटीटी है तो उसे इग्नोर किया जाता है। ये मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया था जब हम पढ़ रहे थे। इसका कोई लॉजिक मैं आपको नहीं बताऊंगा, सर फालतू हवे का है, इसका लॉजिक नहीं बताने वाला, से इसको रटना पड़ेगा कि सर जो एसटीटी रहता है एट द टाइम ऑफ कैपिटल गेन, इसको अपन इग्नोर करते हैं। ये ठीक है। सर नेट सेल कंसेशन बन जाएगा सर मेरा ये। सर नेट सेल कंसेशन कितना होगा, 396, और यहाँ पे भी 396। सर इसका कोआ बहुत ईजी है, नील रहेगा सर, लेकिन इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरे को कितना लेना पड़ेगा। सर इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरे को 2005-06 का लेना पड़ेगा, और सर बेचा कब उसने, 19 में। तो सर 19-20 का कितना है, 289 अपन को पता है, 289 अपन को पता है। सर 5-6 का क्वेश्चन में नॉर्मली आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा हुआ रहेगा, तो आपको पूरे रेट याद नहीं करने बैठ के, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो मैं जाके देख सकता हूँ। तो ये मेरी सब 5-6 का कितना है, 117 का है, कितना का, 117 का। किधर पे था मैं, इधर पे था, इधर से ही ऊपर में था, नीचे में। तो 117 का है, मतलब अगर यहाँ पे मैं करूँ तो कितने में खरीदा था उसने, 1,000 के हिसाब से खरीदा था, 100 शेयर मतलब 1 लाख का खरीदा था, इंटू 289 डिवाइड बाई 117, ये आपको दिया हुआ रहेगा, यही चीज आपको दी हुई रहेगी। तो रेफर नोट 2 बोला गया है, तो देखो 1,000 के हिसाब से लिया था, फेयर मार्केट वैल्यू 2,000 थी। ओ यार, शिट 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 शिट। सर एक्चुअली ना, सर ये 112 ए वाला क्वेश्चन है, मैं आपको भूल गया। तो 112 ए वाला इसमें ना ग्रैंड फादरिंग, ये कुछ कंसेप्ट आएगा। सर जो 112 ए पढ़ाऊंगा उसमें मैं लूंगा, मेरे को लगा कि नॉर्मल वाला क्वेश्चन में भूल गया था कि लॉन्ग टर्म वाला आएगा। सर शॉर्ट टर्म में तो ग्रैंड फादरिंग से फर्क नहीं पड़ता, उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे ये इंडेक्सेशन ना लेते हुए, तो लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन नहीं मिलता है 1112 ए वाले में। तो मैंने जस्ट जब नीचे उसका देखा तो मुझे याद आया। सर ये पूरा ही भलता क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक करके रखो, अपन भलते तरीके से बाद में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आरव कन्वर्ट हिज प्लॉट एंड लैंड परचेज इन जुलाई 2003 फ्रॉम 80,000 इन स्टॉक इन ट्रेड, फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख का है, स्टॉक इन ट्रेड 325 में बेचा। सर ये बताएंगे, सर इसको होमवर्क लिख लो, सर बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी अपन इस पे कर चुके हैं। तीसरा, हर्षिता परचेज अ लैंड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 35, 3-4 में उसने खरीदा था, उसने हेल्ड द सेम एज पर कैपिटल असेट, उसने 11 तक के लिया, उसने अपना रियल स्टेट शुरू किया 1 अप्रैल 11 को और कन्वर्ट कर दिया उस दिन, और उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू है 210 का, ठीक है। उसने शी कंस्ट्रक्टेड 15 फ्लैट ऑफ इक्वल साइज, क्वालिटी, डायमेंशन सब कुछ सेम, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट इज 10 लाख, ठीक है। यानी कि जो लैंड था उसमें उसने वो घर बनाया। कंस्ट्रक्शन वॉज completed in February 2020. She sold 10 flat at 30 lakhs per flat in March 2020 and remaining 5 flat was held in stock as on, ठीक है। She invested 50 lakhs in bond issued by NHAI of India, another 50 lakh in the rural, ये जो RECL अपन बोलते हैं वो है ये। Compute the amount of chargeable capital gain and business income in the hand of Mr. Harshita arising। तो देखो जब भी ऐसा पढ़ो ना तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। तो जब तक कि पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे सब मजा नहीं आएगा, तो क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़ोगे आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ कि पढ़ क्या रहे हो। क्वेश्चन रेडी है सर, इसके बाद में छोटा छोटा दिमाग लगाओ कि क्या क्या हो सकता है, ज्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है, आराम से शांति से सोचो क्या क्या है। तो सबसे पहले सर ये क्वेश्चन नॉर्मली 10 मार्क के आते हैं।
नॉर्मली क्वेश्चन कितने मार्क के आते हैं सर? 10 मार्क को आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहले हटा देता इसको ताकि मैं आपको आराम से एक एक चीज बताऊंगा। तो शांति से पढ़ना। तो देखो, 35 लाख की लैंड थी, 35 लाख की लैंड थी, उसको वो कन्वर्ट कर रही है 31 मार्च 2011 को, कन्वर्ट करी 31। तो सबसे पहला सेक्शन लगेगा सर, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ स्टॉक कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ये हो गया सर। तो सर ये कैसे होगा? सर इसमें मैं नॉर्मली करता हूँ क्या सर, जो मेरा एफ है उसमें से माइनस करता हूँ कोआ, उसमें से माइनस करता हूँ क्या, कोआ। मेरे को क्या मिल जाता है, मेरा कैपिटल गेन मिल जाता है सर, ईओटी वगैरह भी रहते हैं। और सर अगर लॉन्ग टर्म है तो आई कोआ माइनस करता हूँ। ये बात तो आपको पता ही है सर। मेरे को बताओ कितने का बेचा उसने, कितना एफ था उस दिन में उसका? तो 210 का था, 210 का। तो सर इधर आ जाओ, तो एफ लिखो 210 लाख की बात हो रही। सर आईकुआ करना है सर, कब खरीदा था उसने? 3-4 में। तो सर इंडेक्स वैल्यू देख लो, 3-4 की 109 दिया हुआ है। और सर बेचा कब उसने, कन्वर्ट कब किया? देखो, शी स्टार्टेड हर रियल स्टेट ऑन 1 अप्रैल। तो मैं कहता हूँ हेल्ड कर रहा 11 तक के सर, कन्वर्ट क्या किया 1 अप्रैल को सर। तो वैल्यू कौन सी आएंगी सर, 11-12 की। तो वैल्यू कौन सी आएंगी, 11-12 की। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो 10-11 की वैल्यू दे सकता था, उसने दिया नहीं। लेकिन सर यहाँ पे वैल्यू कितनी आएंगी, 10-11 की 184। तो सर वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, 35 लाख इंटू क्या क्या वैल्यू थी, 184 डिवाइड बाई 109 से कितना आ जाएगा ये, करके देख लो। सर 35 लाख इंटू 184 डिवाइडेड बाई 109 से आ जाएगा आपका 59.08। तो जितना आ रहा होगा तो माइनस करूंगा 210 से, तो सर ये 150.91 आ जाएगा। पॉइंट पॉइंट आगे में भी है, नॉर्मली इसको 3-4 डिजिट तक भी ले सकते हो, फुल में भी निकाल सकते हो। ये आपका आ जाएगा क्या सर, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। लेकिन ये चार्ज कौन से साल में होगा? तो अभी तो चार्ज होगा नहीं सर, कब चार्ज होगा? जब उसके जो ये है, जो उसके स्टॉक है वो जब बिकेगा, जब उसका स्टॉक बिकेगा। अभी और कैच है क्वेश्चन में, आराम से। अब उसने वो घर पे 15 फ्लैट बनाई, उसी घर पे जो लैंड ली थी उसमें कितने फ्लैट बनाई, 15 फ्लैट बनाई। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ईच फ्लैट का कितना है, 10 लाख। मतलब कि बाजू में आप लोग लिख लो कि टोटल कितना लगा उसको, 150 लाख। पक्की बात है। काम कब खत्म हुआ, फरवरी 20 में। उसने फ्लैट बेच दी 30 लाख के हिसाब से, 30 लाख के हिसाब से 20 में, मार्च 2020 में। रिमेनिंग 5 फ्लैट उसके पास अभी भी पड़े हुए हैं, रिमेनिंग 5 फ्लैट अभी भी बचे हुए हैं, पड़े हुए हैं। उसने, ये तो बाद में देख लेंगे, ये एग्जाम्शन वाला पार्ट है। तब बात आती है कि कितनी उसको बिजनेस इनकम होगी, कितनी उसको बिजनेस इनकम होगी। अब सर अभी तक क्या अपने जो ऊपर केसेस देखे, ऊपर केसेस क्या देखे अपन ने, ये असेट था, कैपिटल असेट, इसको स्टॉक में बेचता था, स्टॉक में कन्वर्ट किया और स्टॉक को आगे बेच देता था। तो अपन ने बात नहीं की है, अगर ये आधा स्टॉक बेचे या फिर 1/4 स्टॉक बेचे, 1/3 स्टॉक बेचे, तब तो क्या होगा सर? तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होंगे सर। जितना स्टॉक बेचे ना उसका प्रपोर्शनेट निकाल लो, बात खत्म कर लो। जितना स्टॉक बेचे ना उसका प्रपोर्शन, यहाँ पे 15 फ्लैट बनाए तो 10 बेच मारे, तो कैपिटल गेन का 2/3 इस बार टैक्सेबल हो जाएगा, कैपिटल गेन का 2/3 इस बार टैक्सेबल हो जाएगा, बात खत्म। और सर जो एफ, अब मेरे को वैल्यू लेनी पड़ेगी सर, पीजीबीपी के इनकम क्या लेते हैं सर, जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जितने में बेचा माइनस एफ, तो जो एफ था ना उसका 2/3 ले लो, बात खत्म। एफ जो आया था उसका कितना ले लूंगा, 2/3 ले लूंगा, बात खत्म। क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? तो मैं दिखा देता हूँ। सर देखो, ये दो दस तो मैंने आपको दिखाया, ये मैंने आपको ये भी दिखाया 59,08,257 जो भी आया, फिर आपको मैंने ये भी दिखाया। अब सर क्या हुआ, इतना कैपिटल गेन हुआ सर, लेकिन कितने फ्लैट पे सर, ये 15 फ्लैट पे, और अभी बिके कितने सर, सिर्फ 10 ही बिके। तो इसका 2/3 ले लो सर, 10 यानी 2/3 होगा ना, बात समझ में आ रही है? सर 2/3 करके उसने प्रपोर्शनेट इतना कैपिटल गेन इस बार चार्ज हो जाएगा। सर इसको छोड़ो एक बार एग्जाम्पशन को। अब अगली चीज सर, बिजनेस इनकम कैसे निकालूंगा सर, 300 लाख की उसने बेचा, 300 लाख का बेचा, कॉस्ट ऑफ फ्लैट निकालनी है। तो सर एफ कितनी, 210 थी सर, लेकिन ये तो 15 की थी ना, मेरे को 10 की होना, तो प्रपोर्शनेट वापस से 2/3 निकाल लो। और सर यहाँ पे खत्म मत कर देना सर, ये जो एफ है सिर्फ लैंड की है सर, कंस्ट्रक्शन की भी कॉस्ट लगी सर, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी लगी, 10 लाख की, 10 फ्लैट यानी 1 करोड़। तो आ गई आपकी क्या, बिजनेस इनकम। ये क्या आ गई आपकी, बिजनेस इनकम। बात समझ में आ रही?
अब सर एग्जाम्शन वाले पार्ट में देख लो सर 50 ईसी वाला सर उसने 50 लाख के एनएचआई के बॉन्ड ले लिए 31 मार्च 20 को। 31 मार्च 20 सर कितने महीने के अंदर लेना पड़ता है? 6 महीने के अंदर लेना पड़ता है। सर वो कब खत्म हो रहा है उसका 6 महीना? देखो सर फरवरी में बेचा मतलब ठीक है सर 6 महीने में ले लिया। और सर 50 लाख के बॉन्ड ये हुआ सर टोटल उसने 1 करोड़ का, लेकिन अपनी लिमिट कितनी सर 50 लाख की है, तो एग्जाम्शन कितना मिलेगा सर 50 लाख का ही मिलेगा। एग्जाम्शन कितना मिलेगा सर 50 लाख का ही मिलेगा। बात समझ में आई? जैसे 50 लाख का एग्जाम्शन हो गया, इसकी इनकम हो गई, बात खत्म, आंसर खत्म। तो ये नोट्स सारे अब आपको लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको स्टाइल पता चल जाएंगी कि किस तरीके से नोट्स लिखे जाते हैं। तो देखो कितने सारे नोट्स उसने बना बना के लिखे। तो ये पूरी लैंग्वेज यही रहे ये नहीं मानूंगा मैं, पर सर अपनी लैंग्वेज में सर कम से कम एग्जाम में 8-9 नोट्स तो लिखने पड़ेंगे। सर जितने ज्यादा नोट्स लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर अपनी किस्मत अच्छी रही तो इस बार अपने पास जो पेपर आएंगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं। लेके आऊंगा जिसको बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे, फोटो वोटो खींच के लेके आऊंगा। मैं सब कुछ करूंगा, पर मेरे साथ आपको सिर्फ पढ़ना है सर। मैंने अपना कॉस्ट का कोर्स जल्दी इसलिए खत्म कराया सर क्योंकि मैं टेक्स्ट को समझ दे सकूं। अगर मेरी प्लानिंग आप लोग समझोगे तो मैं टेक्स्ट का कोर्स कभी खत्म ही नहीं होगा अपना। सर क्या बात करें सर, कोर्स खत्म नहीं करोगे? सर कोर्स इसलिए खत्म नहीं होगा कि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएगा सर कोर्स एक बार खत्म हो जाएगा तो, लेकिन जो प्रैक्टिस सेशन है वो अपने रोज होंगे। और सर ये बेनिफिट है छोटी क्लासेस का। आपने तौशी सर से मुझे से बार बार सुना होगा छोटी क्लास छोटी क्लास। सर एक्चुअली अगर मैं बेनिफिट बोलूँ तो यही है सर, क्योंकि सर देखो तो मैं रोज आपको बुला रहा हूँ, मैं आपको बोला कि टेक्स्ट में प्रोविजन याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, प्रोविजन याद कराने मेरी, सर प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी मेरी। मैं आपको सिर्फ इतना बोलता हूँ कि आप लोग रीडिंग करिए, जितने प्रोविजन है ना उसकी रीडिंग करिए। सिर्फ एक बेनिफिट मेरे लिए करिए। सर ऐसा क्यों बोल रहा? क्योंकि सर जितनी रीडिंग करोगे ना उतने आपको लॉ की लैंग्वेज समझ में आएंगी। आपको समझ में आएगा किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से लिखना है। आपको याद करने की एक पैसे की टेंशन नहीं, क्योंकि मैं हर चीज याद करा के दूंगा। मैं आपको हर चीज जितनी हो सकती है हर चीज आपको आराम से बहुत ही धीरे धीरे से सब कुछ करवा के दूंगा। बात समझ में आ रही है? एक सेकंड रुकिएगा। आप लोग आराम से वो चीज करेंगे तो उसका टेंशन तो बिल्कुल भी लीजिएगा मत। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। एक बार खुल जाए तो, पता नहीं क्या हो गया। चलिए खुल गया। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे ख्याल से आखिरी है। मिस्टर ए है मिस्टर ए है इंडिविजुअल कैरी करते हैं, स्टॉक मशीनरी डैमेज हो गई फायर एक्सीडेंट में, फायर एक्सीडेंट हो गया। वैल्यू ऑफ टोटल स्टॉक लॉस डैमेज टू 6,50,000, फर्क नहीं पड़ता मेरे को। सर्टेन पोर्शन ऑफ मशीनरी कुड बी सेल्वेज, opening WDV of block was 10,80,000. During the process of safeguarding machinery in the firefighting operation, Mr. A lost his gold chain and a diamond ring which he had purchased in April 2004 for rupees 1,20,000, or market value of this item was 1,80,000. Mr. A received the following amount from insurance company: 4,80,000 towards stock, 6 lakh for the machinery, and gold chain के 1,80,000 मिले। यार रिक्वेस्टेड ब्रीफली टू कमेंट ऑन द टैक्स ट्रीटमेंट। सर कुछ नहीं है, जो अपने इंश्योरेंस वाला पॉइंट पढ़े थे ना ये उस पे है। तो सर जो स्टॉक का लॉस हुआ इसमें से सीधी सी बात है कि इंश्योरेंस कंपनी जो देगी उसको मैम 4 लाख रिसीव एज इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस हैज बीन असेस अंडर द पीजीपी। तो 4,80,000 मिले सर, इनकम है तो इनकम में 4,80,000 दिखा दूंगा, बात खत्म। सर स्टॉक जितना लॉस हुआ सर आपको ट्रीटमेंट पता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में करूंगा सर और पीएच के अकाउंट के डेबिट में करता हूँ मैं, पक्का ना सर। लॉस बाय फायर ये अपने पढ़े हैं ना, तो आपको पता है ट्रीटमेंट क्या होता है। सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्रेडिट में और इधर पीएल के डेबिट में, ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। और सर जो इनकम मिली वो 4,80,000 को मैं इधर लिख दूंगा। लॉजिक समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाला तो कंपनसेशन पीजीपी को मेरे को इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है ये दोनों। तो इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इम्पोर्टेंट ये है, तो पहली चीज तो लो, यहाँ पे मैं कैसे निकालता था तो फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन क्या, जितना पैसा मेरे को मिला कैश मिला प्लस अगर कोई असेट मिला तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू, तो इतना फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन होता था। माइनस एक्सपेंसिव और ट्रांसफर कुछ है तो नेट सेल कंसेशन, माइनस कोवा जो भी है उसका, तो क्या मिल जाता है मेरे को कैपिटल गेन। कैपिटल यही मिलता था मुझे, तो यही दिया हुआ है। सब क्या दिया हुआ है, सर्टन पोर्शन ऑफ मशीनरी कुछ भी सेल्वेज, द ओपनिंग डब्ल्यूटी ऑफ ब्लॉक एज ऑन, वो 10,80,000 का था। मेरा पूरा का पूरा मशीन डिस्ट्रॉय हो चुका है, मेरे को कितने रुपए मिले उसके 6 लाख में मिले। सर आंसर क्या बोलता है आप लोगों का?
क्वेश्चन डज नॉट वेदर द सेल्वेज मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय इंश्योरेंस कंपनी और वेदर द इट वाज रिप्लेसमेंट। इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि जो सेल्वेज है वो उठा के लोग लेके गए कि मेरे पास बचा हुआ है, वो कंपनी नॉर्मली लेके चले जाती है। सबसे पहली बात, देयर वाज नो फ्रेश एडिशन ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर। मतलब मान लो कि एक मशीन था जिसका वैल्यू कितना था 10,80,000, ये मेरा जल गया, अब ये कितने में बिके या फिर सेल मेरे को आए, ये मेरे पास असेट तो गया ना, मतलब मेरा ब्लॉक खत्म हो गया, मेरा ब्लॉक खत्म हो गया। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जो ब्लॉक है वो खत्म हो जाएगा। देयरफॉर 4,80,000 बिंग द एक्सेस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब 10,80,000 था, 6 लाख मेरे को मिले, इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। बात समझ में आई? और अगर कोई नई मशीनरी में खरीद लेता तो समय को डेप्रिसिएशन उसमें क्लेम करने मिल जाता, उसमें को डेप्रिसिएशन क्लेम करने मिल जाता, मेरे को कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन असेट होता नहीं। ये आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लूँ तो कितना था मेरा ब्लॉक का वैल्यू, इतना था, तो कुछ परचेज किया क्या इस बार? नहीं। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया सर? 10,80,000। तो कितने में मेरे को मिला रिप्लेसमेंट सर? 6 लाख का। सर मेरे पास ब्लॉक बचा कि गया? सर ब्लॉक गया। तो सर ये 4,80,000 क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो क्यों होगा ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस? क्योंकि सर मेरे पास ब्लॉक में कोई भी असेट बचा नहीं था। अगर कोई और असेट खरीद लेता, अगर ब्लॉक का वैल्यू बचता तो मेरे पास डेप्रिसिएशन मेरे को मिल जाता। नॉर्मली आपने ये सब कुछ पढ़ा है फिर। और सर कंपनसेशन टुवर्ड लॉस, तो गोल्ड चीज एंड डायमंड गोल्ड, देखो दे आर नॉट पर्सनल एसेट, तो सर इस पे भी मेरे को मिलेगा। मेरे को मान लो कि अगर मेरा कुछ पर्सनल एसेट गुम हो जाता, मान लो कि मेरा वहाँ पे कार अगर जल जाती, तो सर उस पर अगर कंपनसेशन मिलता तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन सर जो गोल्ड चेन और गिविंग है वो मेरी असेट है, वो मेरी असेट है। तो सर कितने के हम, सर तो वहाँ पे पढ़ा हुआ है कि उसने 1,80,000 को मैं फुल वैल्यू कंसेशन मांग के आके पढ़ूंगा। इसको मैं नहीं पढ़ रहा, आप लोग देख लेना, इजी सा टॉपिक है, कुछ तो अपने छोड़ूंगा ना। तो सर यहाँ पे अपने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। 112A बचा हुआ है, जितने टॉपिक मैंने बोला था, तो अगले उसमें मैं शुरू करूंगा और अपन अच्छे से पढ़ेंगे। पक्का? चलिए, थैंक यू।